नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। संसदीय प्रणाली में विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। कल के असंसदीय शब्दों की सूची के बाद आज सवाल उठ रहे हैं कि क्या संसद भवन परिसर में अब धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। इससे जुड़ा एक आदेश साझा करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा सचिवालय के आदेश को शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि विश्व गुरु का ताजा फरमान धरना मना है। तो आपको बता दें, 14 जुलाई 2022 के सर्कुलर के अनुसार संसद भवन परिसर में किसी भी धरने, प्रदर्शन, अनशन या पूजा पाठ के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके लिए सभी सदस्यों का सहयोग प्रार्थनीय है, इसमें कहा गया। आशय है कि संसद भवन परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल, यहां तक कि कोई धार्मिक कार्यक्रम वहां पर आयोजित नहीं हो सकेगा। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। 2009 में भी एक सर्कुलर आया था। राजनीतिक आरोप से आप बचे, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह के सर्कुलर पहले भी थे तब उनमें कार्रवाई नहीं होती थी, एक बार फिर से लाने का क्या औचित्य है। बहरहाल आइए सुनते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का क्या कहना है। अभी लोकसभा में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया, लेकिन ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है। और आप सबको जानकारी है कि 2009 से ये प्रक्रिया चल रही है। उसके पहले भी ये प्रक्रिया चल रही थी, उसके सबके सर्कुलर जारी कर दिए। मेरा सभी राजनीतिक दलों से पुनः आग्रह है कि लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में बिना तथ्यों के किसी भी तरह की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हमें बचना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह, राज्यसभा के सदस्य, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी जुड़ने के लिए। जिस तरह से ये सर्कुलर सामने आया है, नमस्कार, इस विवाद को हम कैसे समझें? क्योंकि सरकार कह रही है ऐसा ये सर्कुलर तो 2009 में भी आया था, 2013 में भी आया था। निधि जी, मुझे लगता है कि आप जरूर उस समय संसद भवन कवर करती रही होंगी और वो दृश्य शायद आपने देखा होगा कि जब कंप्यूटरीकरण के खिलाफ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त सांसद थे और विपक्ष के नेता थे, उन्होंने बैलगाड़ी से प्रदर्शन किया था। पता नहीं आज भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है। अगर लोकतंत्र में अपना विरोध दर्ज कराने का भी अधिकार सांसदों को नहीं होगा, अपनी बात सदन में कहने का अधिकार सांसदों को नहीं होगा। आपको याद होगा कि सुखराम जी का टेलीकॉम घोटाला हुआ था, कई दिनों तक पूरा सत्र भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलने दिया था और उस वक्त आंदोलन किया था, बेल में जाके विरोध किया था, संसद को चलने नहीं दिया था। आज वो सत्ता में है तो वो तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। मतलब एक सरकार अहंकार से चलेगी लेकिन आप उसको अहंकारी नहीं बोल सकते। एक सरकार संवेदनहीनता से चलेगी लेकिन आप उसको संवेदनहीन नहीं बोल सकते। एक सरकार का आचरण तानाशाही पूर्ण होगा लेकिन आप उसको तानाशाह नहीं बोल सकते। एक सरकार असत्य और झूठ की बुनियाद पे काम करेगी तो आप असत्य और झूठ जैसे सब, झूठ तो खैर पहले से ही अनपार्लियामेंट्री था, अब उन्होंने कह दिया कि साहब असत्य भी आप नहीं बोल सकते सदन के अंदर। तो हम लोग अपनी बात कहेंगे कैसे, क्या बोलें? तो आज कुछ तरीके मैंने निकाले हैं निधि जी कि अब तानाशाही की जगह हम लोग मोदी शाही कह लेंगे। अब जो इस तरह के शब्द हैं उसका कुछ एक काट निकालते हैं। कोयला चोर कह रहे हैं, नहीं कह सकते, मतलब कोयला चोरी करना गलत नहीं है, कोयला चोर कहना गलत है। हालांकि आप देखिए, एक मामला मैंने खुलासा किया कि 3000 रुपए टन कोल इंडिया का कोयला मिल रहा है भारत की बिजली कंपनियों को और 30,000 रुपए टन अडानी का कोयला खरीदा जा रहा है, जिससे कि पर यूनिट 2 रुपए बिजली महंगी हो जाएगी। अब बताइए, इसको कोयला चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब हिंदुस्तान का कोयले का प्रोडक्शन 32% बढ़ गया है और उस वक्त भी आप विदेशों से कोयला मंगा रहे हैं और अडानी से कोयला मंगा रहे हैं, तो अब आप उसको कह रहे हैं कि आप कोयला चोर भी नहीं बोल सकते। तो ठीक है, हम लोग कोयला खोर बोल लेंगे, कुछ तो तरीका निकालेंगे बोलने का। संजय जी, मैं आपसे जी, विपक्ष अपनी तोड़ निकालेगा।
हालांकि मैं विपक्ष को लाचार भी नहीं कह सकती, क्योंकि लाचार भी असंसदीय शब्द हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन की एडवाइजरी में आया, ये इंक्लूड किया गया है। पहले भी सरकारें इसको लेती आई हैं। 2009 और 2013 में ये सर्कुलर हूबहू यही शब्दावली के साथ आया। इस बार विपक्ष क्या डरा हुआ है? क्योंकि ये तो पहले भी आता रहा है। निधि जी, आप जानती हैं कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त हम लोगों ने सरकार से कहा कि भाई ये तीनों काला कानून वापस लीजिए। राज्यसभा में उनके पास संख्या बल नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने जबरन, आपको याद होगा कि उस वक्त त्रुचि शिवाजी अपने चेयर से डिवीजन मांगते रहे, डिवीजन दिया नहीं गया और वो काला कानून पास कर लिया गया। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि साहब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने अहिंसात्मक लोकतांत्रिक आंदोलनों से देश को आजाद कराया, उनका तरीका भी गलत था? क्या ये आप कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर भी चलना अपराध है? मतलब उनका तो तरीका बिल्कुल अहिंसात्मक था, कहीं उसमें संजय जी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि भाई देखिए तब कार्रवाई नहीं हुई, सर्कुलर तब भी था इन प्लेस, तो इस पे कार्रवाई। मैं आपसे ये पूछूं, क्या आपको, क्योंकि सरकार ने इसको रीइंट्रोड्यूस करा है, दोबारा इसको लाए हैं, आपको क्या मंशा पर कुछ शक है? क्योंकि कार्रवाई तो होती नहीं है। जिस तरह से शब्दावली छांट छांट के बताया गया कि ये शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते। अब स्नूप गेट तो हिंदुस्तान के लोग भूल चुके थे, अब वो कह रहे हैं आप स्नूप गेट नहीं बोल सकते, तो क्या बोला जाए? अब वो कह रहे हैं कि संवेदनहीन नहीं बोल सकते, अहंकार नहीं बोल सकते, तानाशाह नहीं बोल सकते, शकुनी नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते। तो किस तरीके से अपनी बात कहेंगे हम लोग सदन के अंदर? क्या बोले? अगर एक सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, आप उसको भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते, कह रहे गद्दारी नहीं बोल सकते। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए पाकिस्तान से आप मित्रता के कदम बढ़ाते हैं, कई बार चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं और बाद में वो हमारी सीमा पर घुसपैठ करते हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और चीन प्रधानमंत्री जी आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं? ये शब्द भी हम नहीं बोल सकते। ये बनाया क्या सोच के बनाया गया? ये शब्दों को रोकने का अर्थ क्या है? अरे भाई आप ये कोई वहां पे गाली गलौज की भाषा नहीं बोल सकता, ये मैं समझ सकता हूं कि लेकिन अगर अपनी बात कहने में कहीं कोई तल्ख टिप्पणी हो गई, उस पर भी आप रोक लगा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि फिर संसद की परंपराओं का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और हिंदुस्तान के तमाम उन नेताओं को याद कर लिया जाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद कर लिया जाए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लिया जाए, राजनारायण जी को याद कर लिया जाए, मधुलिमे जी को याद कर लिया जाए, और संसद में इनकी कार्रवाइयां हैं निधि जी, देख लिया जाए अगर उन्होंने तानाशाह शब्द का प्रयोग जीवन में कभी नहीं किया। चलिए संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन अपने आप में हम ये दृश्य देख सकते हैं। बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, अब आप दिख भी रहे, लेकिन समय मेरे पास। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया, वो उनके द्वारा जो संसद की कार्रवाई है, जो उन्होंने बोला है संसद में, वो तो संसद के पास है, उसको चेक कर लीजिए। अगर उन्होंने कभी तानाशाह ना बोला हो, किसी सरकार को भ्रष्टाचारी ना बोला हो, कभी किसी सरकार को अहंकारी ना बोला हो, किसी सरकार को संवेदनहीन ना बोला हो, तो ठीक है, इन शब्दों पे आप रोक लगाइए। जी चलिए संजय, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में विपक्ष ये सवाल बार बार उठा रहा है कि क्यों इस सर्कुलर को एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। ये है चला रहा है, 2009 में था, 2013 में था, लेकिन क्या मन में सवाल उठते हैं, क्या इस पर अब कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब तक कभी कार्रवाई नहीं हुई थी। बहरहाल इस देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात हम अमरनाथ यात्रा की करते हैं, जिसके लिए जो इंतजाम थे वो बेहद कमजोर बताए जा रहे हैं। देश भर में तीर्थाटन का समय चल रहा है, श्रद्धालु अनेकों तीर्थों की यात्रा के लिए जा रहे हैं या तैयारी में हैं, और इसमें अहम है अमरनाथ जी की यात्रा, जो कोविड के कारण 2 साल के अंतराल के बाद हुई। सरकार ने दावे किए थे कि बहुत पुख्ता और नई तकनीक भरे इंतजाम इस बार किए गए हैं, लेकिन इस यात्रा के लिए जो दावे केंद्र सरकार द्वारा किए गए, उनकी पोल तब खुल गई जब हफ्ते भर पहले गुफा के पास भारी बारिश, बादल फटने से कहें तो कई जान चली गई, और उनके बारे में पता लगाने में भी हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग गया कि कितने मारे गए और कितने घायल हुए।
जबकि इस बार की यात्रा के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल प्रयोग हुआ था। आइए आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं इस पर। तस्वीरें 8 जुलाई की हैं, जब तेज बारिश से सैलाब आ गया। इसमें 15 लोगों की जान गई और 55 घायल हुए। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए प्रशासन को 6 दिन लग गए। अब अमरनाथ को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को दिक्कत आ रही है। दरअसल अमरनाथ यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने जो इंतजाम किए थे, केंद्र सरकार उससे खुश नहीं है। सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, आखिर उसी जगह टेंट क्यों लगाए गए जहां पिछले साल और 2015 में भी सैलाब आया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी का दावा है कि इस बार प्रशासन ने बेहतरीन इंतजाम किए थे। पिछले साल जो फ्लैश फ्लड आया था और 2015 दोनों के फ्लो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वहां बंड बनाने का काम किया था। और मुझे लगता है कई विशेषज्ञों से मैंने बात की है कि अगर वो न बना होता तो शायद दुर्घटना थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो टीम घटना के बाद बालटाल और पहलगाम गई, उसने भी कई सवाल पूछे हैं। जैसे टेंट सिटी बनाने का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यात्रियों के लिए जो कैंप बनाए गए वो ज्यादातर सेना ने लगाए। प्रशासन का तर्क है कि इस साल टेंटों की संख्या बढ़ा दी गई थी और टेंट वालों के पास इतने टेंट नहीं थे, इसलिए सेना की मदद लेनी पड़ी। कितने लोग गायब हैं या कितने लोग घटना वाले दिन यात्रा के रूट पर थे, RFID की तकनीक से ये पता नहीं चल पाया। बताया गया कि RFID के रीडर काम नहीं कर रहे और दूर से सिग्नल नहीं कैच कर पा रहे थे। यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस साल लगभग 6 से 7 लाख यात्री दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 1.5 लाख गए हैं और अब माना जा रहा है कि इस संख्या में बहुत इजाफा भी नहीं होगा, क्योंकि शिवलिंग का आकार घट रहा है। 2 साल पहले तक 7,500 लोगों की अनुमति होती थी दोनों रास्तों से, दोनों तरफ से। पिछले साल श्राइन बोर्ड ने व्यवस्थाओं में वृद्धि की और उस आधार पर यह फैसला किया कि दोनों एक्सिस से 10,000 यात्री जा सकेंगे। पूरी तरह से उसका पालन हुआ है। दरअसल अमरनाथ यात्रा को सरकारें सुरक्षा के नजरिए से देखती रही हैं और इसी वजह से ज्यादा जोर सुरक्षा इंतजामों पर होता है, बाकी इंतजामों को लेकर कम। और अब डिजिटल कॉन्टूर मैपिंग अमरनाथ गुफा के आसपास करवाने वाली है, यानी टोपोग्राफी का अध्ययन। इससे ये पता लग पाएगा कि आगे कभी सैलाब या फिर भूस्खलन हो तो उसका इम्पैक्ट किन किन इलाकों में ज्यादा होगा, इसके बारे में पता चल सके। इस बार भी जब सैलाब आया तब अमरनाथ आरती होने वाली थी, जिसके चलते ज्यादातर यात्री जो हैं वो गुफा के आसपास थे। यही वजह है कि त्रासदी में मारे जाने वाले लोगों की संख्या जो वो है वो कम रही। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा मौजूद हैं। नीता, जब ये यात्रा शुरू होने वाली थी, सरकार ने कहा था कि एक भव्य यात्रा होगी, 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु उस पर जाएंगे, उनके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और जो ये हादसा हुआ उसके बाद वाकई कई सवाल बनते हैं जो स्थिति में बने हुए हैं और जो आपने अपनी रिपोर्ट में उठाए हैं। लेकिन जो ये चूकें हुई हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन ठहराया जा रहा है और आगे ना हो? क्योंकि आपको याद है जब केदारनाथ का हादसा हुआ था उसके बाद कहा गया था कि डॉपलर रेडार लगेगा उत्तराखंड में। कई साल बीत गए, शायद वो रेडार लगा ही नहीं अब तक, तो हम हादसे को एकदम भुला देते हैं। क्या कह रही है केंद्र सरकार? बिल्कुल निधि, जब इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी केंद्रीय गृह मंत्रालय में, केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी बैठकें जो हैं वो खुद चेयर करी थी। उनमें यहां तक जो है डिस्कशंस हुए थे कि किस दिन वहां पर बारिश हो सकती है और कितनी बारिश हो सकती है। तो मतलब बारीक बात जो है वो डिस्कस की गई थी। लेकिन जब ये बारिश हुई और जब ये वहां से पानी आया तो टेंट सिटी जहां पर लगाई गई थी, जो वे है उसी के ऊपर आया। लास्ट ईयर भी वहीं पे बादल पटा था, लेकिन क्योंकि यात्रा नहीं हो रही थी इसलिए इतना नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ CRPF के थोड़े से टेंट्स जो हैं वो बह गए थे। जैसा कि मैं इस रिपोर्ट में था कि जब ये घटना घटी तब जो है आरती होने वाली थी। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जो थे वो सीढ़ियों के ऊपर थे, गुफा के आसपास थे।
क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर शाम हुई होती, भाई शाम का समय था, अगर रात हो गई होती और तब ये इंसिडेंट होता तो इसका जो रूप है, जो इस इंसिडेंट का रूप है, बहुत अलग होता। यही नहीं, कुछ यात्रियों से जब हमने बात की जो उस दिन वहां पर अटके हुए थे, उनका कहना था कि लाइट जो थी वो बिल्कुल नहीं थी, लोग अपने फोन की लाइट्स जलाकर पंचतरनी तक पहुंच रहे थे। तो व्यवस्था को लेकर जो है वो सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे श्राइन बोर्ड द्वारा कि हम टेंट सिटी लगाएंगे। RFID को लेकर बहुत दावे किए गए थे कि RFID जो है वो लाइव लोकेशंस देगा हर एक यात्री की, लेकिन रीडर्स जो है वो RFID के जो है वो काम नहीं कर रहे थे। मैनुअली जो है वो सभी एक्सरसाइज जो है वो की जा रही थी। 2 दिन तक जो अथॉरिटीज हैं वो ये नहीं बता पा रही थी कि दोनों एक्सेसेस बालताल और साथ में पहलगाम से कितने लोग ऊपर चढ़े और कितने लोग वापस आए। एक्सरसाइज करने के लिए पूरे लोगों को फोन किया गया। खुद जो वहां के LG हैं वो कह रहे हैं कि 200 डिस्ट्रेस कॉल्स आई, तो हमें 3-4 दिन लग गए उन सभी लोगों से बात करने के लिए। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उन्होंने कॉल ऑफ कर दिए गए हैं और उनका ये कहना है जो 55 घायल लोग थे उनमें से सभी जो है फर्स्ट एड लेके उनको छोड़ दिया गया, सिर्फ 2 अभी भी स्किम्स में हैं। जहां तक मरने वालों की संख्या का सवाल है, 15 लोग मारे गए थे, जिनमें से 14 लोगों को अलग अलग स्टेट्स में उनकी बॉडीज भिजवा दी गई हैं, जबकि जो एक शख्स है उन्होंने अपनी जो आखिरी की अंतिम क्रिया होती है वो कश्मीर घाटी में ही करने का जो है वो मन बनाया था। यही वजह है कि पूरे जो है इंतजाम किए गए, लेकिन सवाल जो है अब केंद्र की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब यात्रा जो है वो अपने नेक्स्ट पड़ाव में है। शिवलिंग भी पतले हो गए हैं, 15 दिन हो चुके हैं। जब ये दावा किया था कि 8 लाख लोग आएंगे, 6 लाख लोग आएंगे, अभी सिर्फ 1.5 लाख लोग जो हैं दर्शन किए हैं और आगे आगे जो यात्रा का जो स्ट्रेंथ है, जो लोग जाएंगे वो और कम होते जाएंगे, कम लोग जो हैं वो यात्रा के लिए जाएंगे। तो लाजमी तौर पर सवाल जो है वो केंद्र सरकार द्वारा पूछे जा रहे हैं। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस तमाम जानकारी के लिए। और वाकई में चिंताजनक स्थिति वहाँ पर बन गई थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की बात में, और बात एक बलात्कार की। दक्षिणी दिल्ली के इलाके में एक गाड़ी में एक नाबालिग से गैंग रेप के जो 3 आरोपी थे बताया जा रहा है पकड़े गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि आरोपी लड़की को घुमाने के बहाने महिपालपुर ले गए, फिर गाजियाबाद ले गए। लड़की 16 साल की है और इसको ये वसंत विहार के मार्केट के पास से ले गए। ये 10वीं में पढ़ती है लड़की। तो पुलिस ने मामले में एक 23, एक 25 और एक 35 साल के ये जो आरोपी थे इनको गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें इसका वीडियो बनाया गया, जो ये दुष्कर्म हुआ, और वीडियो भी बनाया गया और अप्राकृतिक सेक्स की इसमें बात कही गई है। और आपको बता दें देश की बात में आगे है राजनीति बिहार की। आपको बताएंगे संघ पर निशाना साधने के बहाने RJD और JDU फिर आए साथ साथ। बिहार में बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से JDU और RJD एक साथ आए हैं। इस बार पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान मुद्दा बना हुआ है। ढिल्लों ने RSS और PFI की ट्रेनिंग में समानता का जिक्र कर दिया है। बीजेपी अब उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। पुलिस मुख्यालय ने भी ढिल्लों से सफाई मांगी है। हालांकि RJD और JDU को इस बयान में कोई एतराज लायक बात नहीं लगी। अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, RSS अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। फुलवारी शरीफ में PFI के दफ्तर में छापेमारी और 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पटना के SSP के इस बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है।
बीजेपी एसएसपी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। एसपी साहब माफी मांगे, नहीं तो सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे। मानहानि का मुकदमा करेंगे उन पर, माफी मांगे। एक राष्ट्रवादी संगठन को आप एक गजवा हिंद जो इस्लामीकरण सोचता है, जो सर से तन जुदा करने की बात करता है, उससे आप जोड़ रहे हैं एक राष्ट्रवादी संगठन को, आरएसएस को, तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का प्रतीक नहीं है क्या? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के बयान के लिए बिहार की सरकार किसी भी हालत में ऐसे ऑफिसर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं भी डिमांड करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ तुरंत शीघ्र कार्रवाई किया जाए। लेकिन जहां भाजपा के कई समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आरजेडी और जेडीयू दोनों के नेता बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात साबित कर रहे हैं। एसएसपी महोदय ने क्या कहा था कि प्रशिक्षण की समानता। क्यों आप 2 बार बैन किए गए थे होम मिनिस्ट्री द्वारा? बिला वजह हुआ था क्या? सरदार पटेल ने पहली बार बैन किया था आपको, उसके बाद पुनः एक बार आप पर बैन हुआ। तो एक आईना लेकर के सोचिए कि ऐसा क्यों कहा गया। बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है, अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। यह विषय राजनीति का तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से कोई डिसीजन दे दें, यहाँ से डिसीजन नहीं हो सकता है ऐसे विषय। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद अब पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ढिल्लों का कहना है कि उनके कहने का मतलब वो नहीं है जो अर्थ लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का एक पहलू यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उसी नीतीश कुमार के साथ पिछले 5 वर्षों से सरकार में है, जिन्होंने पूरे देश को आरएसएस मुक्त कराने की बात की थी और उस बयान के बाद और भाजपा के साथ एक बार फिर सरकार बनाने के बाद भी उन्होंने आज तक अपने ना उस बयान को वापस लिया है और ना ही कभी इस पर खेद जाहिर किया है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली वाले मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बेल दे दी है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर 2018 में किए गए ट्वीट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र की नींव है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आखिरकार शुक्रवार को कुछ राहत मिली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देते वक्त सरकार को संविधान का पाठ भी पढ़ाया। विशेष सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने बेल देते हुए कुछ बेहद अहम टिप्पणियां की। जज जांगला ने लिखा कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। आलोचना अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर देने भर से धारा 153A और धारा 295A लगाना ठीक नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र में सरकार लोगों की खुली चर्चा के तहत चलती है। लोकतंत्र तब तक फल फूल नहीं सकता जब तक लोगों को खुले तौर पर अपनी बात रखने की आजादी ना हो। वाद विवाद चर्चा खुले तौर पर अपना पक्ष रखना एक खुले समाज का सूचक है। हिंदू धर्म सबसे पुराना और सहिष्णु धर्म है। हिंदू धर्म को मानने वाले भी सहिष्णु हैं। हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपनी संस्था और अपने बच्चों के नाम रखते हैं। यानी कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर रखता है तो उस पर आईपीसी की धारा 153A और 295A लगा देना ठीक नहीं। ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी देवताओं का नाम इस्तेमाल करे। मोहम्मद जुबैर ने 1983 में रिलीज हुई एक फिल्म किसी से ना कहने का सीन ट्वीट किया, जिसमें अभिनेता फारूक शेख दीप्ति नवल के साथ एक होटल में जाते हैं जिसका नाम हनीमून होटल के बजाय हनुमान होटल हो गया होता है। 2018 में ट्वीट किया गया और गिरफ्तारी हुई जून में। शिकायत की एक ट्विटर हैंडल जो कि गुमनाम ट्विटर हैंडल हनुमान भक्त नाम से, उसने शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने उसकी शिकायत पर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने इस गुमनाम हैंडल के मालिक का जो शिकायत करता है उसका बयान दर्ज किया, तो दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया नहीं। यानी इस केस में दिल्ली पुलिस ने धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता का बयान ही दर्ज नहीं किया। लेकिन अभी मोहम्मद जुबैर जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि यूपी में जुबैर पर 6 मुकदमे दर्ज हैं जो जुबैर के ट्वीट पर ही हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 FIR हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर हाथरस में मुकदमा दर्ज किया गया था। जुबैर पर दिल्ली और यूपी में एक जैसी धाराएं हैं, 153A और 295A। जुबैर को सीतापुर मामले में पहले ही अंतरिम बेल मिल चुकी है। मोहम्मद जुबैर अभी हाथरस में दर्ज मुकदमे में 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पहला दिन और उससे जुड़ी चुनौतियां। CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। इसी के चलते कई परीक्षा केंद्रों में फेरबदल होने से कुछ जो छात्र हैं पेपर भी उनका छूट गया। लेकिन लाखों छात्रों के लिए तैयार परीक्षा केंद्रों पर कैसे टेस्ट हो रहा है और परीक्षा देने के बाद इन छात्रों का क्या कहना है, देखिए रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। खुशी, रितिका, निशिता जैसे तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स परेशान हैं। गुरुवार शाम को CUET का प्रवेश पत्र जब निकाला तब परीक्षा केंद्र द्वारका दिया गया, लेकिन रात को इनका परीक्षा केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, जिससे वो परीक्षा नहीं दे पा रही हैं। मेल भेजा भी तो रात में भेजा, रात में कौन फोन देखता है? 11:30 बजे मेल कर रखा है। 11:30 बजे मेल किया है। अब रात में कौन फोन देखता है? रात में जग के हम फोन तो चलाने से रहे, सोएंगे या फिर फोन चलाएंगे। अगर हमारा कल एग्जाम है सर, आप खुद सोचिए, कल अगर हमारा एग्जाम है हम सोए या फिर फोन देखें। CUET परीक्षा शुरू होने से पहले पाठ्यक्रम, एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र को लेकर तमाम तरह की शंकाएं स्टूडेंट्स के बीच मौजूद थीं। लेकिन 3 घंटे बाद जब परीक्षा देकर वो निकले तो ज्यादातर स्टूडेंट्स खुश दिखे। अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक था। CUET का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया और NTA ने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया था। जैसा कि हमने बहुत एंजाइटी ली थी, ऐसा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए थे, बेसिक बस याद करने की जरूरत थी हमें, और ज्यादा हमें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। CUET परीक्षा देकर निकले इन स्टूडेंट्स की बात सुनकर उन स्टूडेंट्स ने जरूर राहत की सांस ली होगी जिनको आगे परीक्षा देना है। लेकिन NTA ने कैसे रातों रात परीक्षा केंद्र तैयार किए और कैसे परीक्षा हो रही है, ये जानने के लिए हम NTA के एक परीक्षा केंद्र पहुंचे। यहाँ बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया है और CCTV से लेकर जैमर और नए लैपटॉप तक लगाए गए हैं ताकि परीक्षा देने के दौरान दिक्कत न हो। जो NTA के परीक्षा केंद्र हैं उसके बारे में तमाम सारे भ्रम हैं लोगों के बीच में, तो आज हम आपको NTA परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे और किस तरह NTA के परीक्षा केंद्र हैं जहां पर स्टूडेंट्स आकर परीक्षा देते हैं। तो ये आप देखिए, ये सेंटर है और जब भी कोई परीक्षार्थी आता है तो उस जगह पर उसका जो बैग है, कोई दूर से आया है तो वहां पर उस काउंटर पर बैग जमा हो जाता है। तो इस गेट से अंदर घुसता है। तो रजत जी ये बताइए कि यहाँ से जब परीक्षार्थी, जैसे मैं परीक्षार्थी हूँ, अगर मैं अंदर आया तो फिर क्या करूंगा मैं? जब भी कोई भी स्टूडेंट आता है तो उनकी यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। इस डिवाइस के थ्रू उनके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं। अच्छा, देयर इज द डिवाइस। अच्छा, यहाँ से फिंगरप्रिंट्स, यहाँ से उनका थंब इम्प्रेशन स्कैन होता है, यहाँ से उनका एडमिट कार्ड का बारकोड स्कैन होता है और यहाँ से उनकी कैमरा पिक्चर स्कैन होती है विद अ वाइट बैकग्राउंड एज पर द गाइडलाइंस। कौन लोग आए हैं परीक्षा वही है कि नहीं? वही है नहीं, उनका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डिजिटली वेरीफाई किया जाता है। जब बच्चा अपने सीट में बैठ जाता है और वो एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक सेकंड राउंड ऑफ अटेंडेंस होता है टू वेरीफाई दैम। तब यहाँ पे उनका थंब इम्प्रेशन फिर लिया जाता है उनके एडमिट कार्ड पे। देश की ये दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा अगस्त तक चलेगी। अभी तक एग्जाम जो अंदर लोगों ने दिया है उसको लेकर अभी तक कोई शिकायत छात्रों की नहीं आई है। ये शिकायत जरूर रही है कि कई बार जो है परीक्षा केंद्र अंतिम समय पर बदला गया, उसको लेकर शिकायत थी। लेकिन 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं और अभी पहली पाली का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जो भी हम स्टूडेंट से हमने बात किया है उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। NTA एग्जामिनेशन सेंटर से
हरकिशन शर्मा और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में बात अब बुलेट ट्रेन की। महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद अब बुलेट ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ने वाली है। शिंदे सेना बीजेपी की सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है ताकि काम तेजी से पूरा हो सके। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन की नींव 2017 में डाली गई थी, लेकिन अघाड़ी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपनों की बुलेट ट्रेन की काम की रफ्तार एक बार फिर से तेज पकड़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र की नई सरकार शिंदे और फडणवीस ने बुलेट ट्रेन परियोजना को महाराष्ट्र में सभी मंजूरी दे दी है, और ये इसलिए दे दी है ताकि जो उसका काम है वो तेज़ी से पूरा हो सके। दरअसल साल 2017 में बुलेट ट्रेन की नींव डाली गई थी मुंबई से अहमदाबाद, लेकिन पिछले चुनाव के दौरान जब सरकार बदल गई, शिवसेना और बीजेपी अलग हो गई, तब उद्धव ठाकरे सरकार ने इस पूरे बुलेट ट्रेन निर्माण का काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यही वजह है कि गुजरात में तो तकरीबन 98% काम जमीन अधिग्रहण काम पूरा हो चुका था, लेकिन और दादरा नगर हवेली में 100% जमीन अधिग्रहण काम पूरा हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 70% ही काम पूरा हुआ था जमीन अधिग्रहण का। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इस पूरे काम को तेजी लाई जाएगी और जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। और ख़ास बात है कि बीकेसी में जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनना था उसकी जगह की भी एक समस्या थी, लेकिन इस सरकार ने साफ कर दिया है कि बीकेसी में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा, और ये जो कोविड जंबो सेंटर है यहीं पर एक भूमिगत स्टेशन बनाया जाएगा। और इसके लिए MMRDA ने BMC को कह दिया है कि सितंबर महीने तक इस जंबो कोविड सेंटर को यहाँ से खाली कर दिया जाए, और बुलेट ट्रेन जो कि 500 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 2 घंटे में तय करेगी, उसके निर्माण में जो बाधाएं आ रही थी, अब नई सरकार उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए निर्माण में भी तेजी लाने की बात कर रही है, ताकि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपनों की बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी हो सके और वो अपनी रफ्तार में दौड़ सके। मुंबई से कैमरामैन अशोक मांडी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।